नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी भारत में आपके स्वागत है। लखनऊ से बड़ी राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस के युवाओं द्वारा किए गए टॉपलेस प्रदर्शन पर एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता आसिम वाकर ने बयान दिया है। आसिम वाकर ने कांग्रेस के इस प्रदर्शन की तुलना महात्मा गांधी के अंग्रेजों के खिलाफ किए गए विरोध से की। उन्होंने कहा कि जिस तरह गांधी जी ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ सिर्फ एक धोती में आंदोलन किया था, उसी तरह युवाओं का यह प्रदर्शन भी सरकार के खिलाफ एक प्रतीकात्मक विरोध है। उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग इस प्रदर्शन का विरोध कर रहे हैं या यहाँ कह रहे हैं कि प्रदर्शन की जगह सही थी, वे बीजेपी सरकार से डरे हुए हैं और सरकार की भाषा बोल रहे हैं। आसिम वाकर ने प्रदर्शन करने वाले युवाओं को सलाम पेश किया और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव से अपील की है कि वे भी सरकार के खिलाफ खोलकर सामने आए और इंडिया गठबंधन के प्रदर्शनों का हिस्सा बने। इधर 2 दिन से मैं देख रहा हूं कि हमारे देश के बहुत से नौजवान भारत की बर्बर सरकार और बर्बर कानूनों के खिलाफ सड़क पर उतर कर प्रदर्शन कर रहे हैं, और विपक्ष में होने के बावजूद भी बहुत से लोग इस प्रदर्शन को कह रहे हैं कि ये टॉपलेस प्रदर्शन सही नहीं था, शर्ट पहन के होना चाहिए था। यही बात बीजेपी बोल रही है, यही बात विपक्ष भी बोलेगा। मैं देख रहा हूं टेलीविजन के ऊपर या आम जन के बीच में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, नेता और खुद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष जी भी इसका विरोध कर रहे हैं कि प्रदर्शन टॉपलेस नहीं होना चाहिए। मैं अखिलेश जी को याद दिलाना चाहता हूं कि हमारे देश में 1947 से पहले जो इंग्लैंड की, ब्रिटेन की जो बर्बर सरकार थी, जो बंदूकों और लाठियों से बात करती थी, उस सरकार से हमको निजात दिलाने के लिए गांधी जी ने सिर्फ एक धोती पहनकर सड़क पर निकले, प्रण किया और उन्होंने हमें आज़ादी दिलाई। जो लोग ये कह रहे हैं कि ये नौजवान, जो कांग्रेस पार्टी के यूथ के जो नौजवान सड़कों पर टॉपलेस प्रदर्शन कर रहे हैं, इनका जगह सही नहीं थी, कहीं और करते, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि महात्मा गांधी ने बकिंघम पैलेस में इंग्लैंड के राजा के सामने एक धोती में जाकर, सिर्फ एक धोती में, टॉपलेस, ये साबित कर दिया था कि हम तुमसे डरते नहीं हैं, हम तुम्हारा विरोध करेंगे, तुम्हारी बर्बर सरकार का विरोध करेंगे, तुम्हारी बंदूकों का विरोध करेंगे, तुम्हारी लाठियों का विरोध करेंगे, तुम्हारी जेलों का विरोध करेंगे। उन्हीं गांधी के नक्शे कदम पर चलते हुए, महात्मा गांधी के नक्शे कदम पर चलते हुए आज हमारे नौजवान जो विरोध कर रहे हैं उसको किसी न किसी तरह से गलत बताया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि साहब ये तरीका ठीक नहीं था, शर्ट पहन लेना चाहिए थी। ये वही लोग हैं जो आज़ादी से पहले गांधी जी के प्रदर्शन को गलत कहते थे। ये वही लोग हैं जो कहते थे गांधी जी को कपड़े पहनना चाहिए। ये वही लोग हैं जो गांधी जी के समर्थन में नहीं थे, गांधी जी के विरोध में थे। ये वही लोग हैं जो आज़ादी से पहले अंग्रेजों की सरकार के पक्ष में थे, सरकार के साथ थे। उनको बहाना चाहिए होता था क्रांतिकारियों और आज़ादी के मतवालों का विरोध करने का। मैं ये ऐलान कर रहा हूं कि ये जो प्रदर्शन शर्ट उतारकर हमारे नौजवान कर रहे हैं, ये गांधी की राह पर चल रहे हैं, और इंशाअल्लाह जैसे गांधी जी ने देश को आज़ाद किया था बर्बर सरकार से, वैसे ही एक दिन हम लोग भी इस बर्बर सरकार से आज़ाद होंगे। भोपाल से बड़ी खबर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किसान कल्याण योजनाओं पर बातचीत की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में किसानों के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के लाभ को ध्यान में रखते हुए किसान कल्याण वर्ष घोषित किया है। उनकी योजना ने न केवल राज्य में बल्कि पूरे देश में प्रशंसा हासिल की।
उन्होंने बताया कि राज्य योजना की सफलता को लेकर कई राज्यों के प्रतिनिधि मध्य प्रदेश आए और केस स्टडी के माध्यम से इस योजना को समझने का प्रयास किया। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इस योजना के तहत किसान केवल अन्नदाता ही नहीं बल्कि ऊर्जादाता भी बने हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि प्रदेश सरकार इस दिशा में लगातार कदम बढ़ा रही है। 2026 में किसानों के लिए लगातार कई सारी घोषणा भी कर रही है और काम भी कर रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश में किसानों के लिए काम किए जा रहे हैं, उनकी उसी भाव के आधार पर किसान कल्याण वर्ष हमने घोषित किया है। और जैसा कि सबको ज्ञात है, बीते समय हमने सोयाबीन के ऊपर लगभग 1,500 करोड़ से ऊपर की धनराशि भावांतर के माध्यम से किसानों के खाते में डीबीटी से डाली थी। इसके आधार पर हमारी मन की भाव किसान अपनी फसल को मंडी में बेचने आए, मंडी जीवन तो मंडी में व्यापार व्यवसाय बढ़े, सामान्य प्रकार से काम चले। उसी योजना के सफलता के आधार पर पूरे देश में मध्य प्रदेश सरकार के इस निर्णय को सराहा गया और सफलता के साथ इस योजना पे केस स्टडी करके कई राज्यों ने इस योजना को समझने के लिए हमारे राज्य में भी आए और अधिकारियों के साथ दिल्ली में भी इस योजना के ऊपर प्रेजेंटेशन हुआ है। मैं माननीय प्रधानमंत्री के माध्यम से जब किसान कल्याण वर्ष की हमने ये घोषणा की तो इसमें केवल किसान अन्नदाता नहीं, आगे जाके ऊर्जादाता भी बने, उद्यमी भी बने और समृद्ध किसान समृद्ध प्रदेश के इस बड़े सपने को पूरा करें। इस दिशा में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए मध्य प्रदेश के अंदर देश का खाद्य भंडार बनाने के लिए वैश्विक एग्रो एक्सपर्ट के रूप में मध्य प्रदेश को जाना जाए, इस पे हम काम कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में जब हमने भावांतर योजना सोयाबीन में सफलता के साथ लागू की, ऐसे में आज वर्तमान के समय में इस फसल के साथ हमारी सरसों के रकबों में पूर्व की तुलना में, क्योंकि सिंचाई का रकबा हमारा बड़ा है, एरीगेटेड एरिया नदी जोड़ो अभियान से लेकर नर्मदा के नदी के साथ साथ बिजली की उपलब्धता और पानी की उपलब्धता होने के कारण से वर्तमान में एग्रीकल्चर का सिंचाई रकबा 28% बढ़ा है सरसों को लेकर के। और द्वितीय अग्रिम अनुमान के अनुसार लगभग 15.71 मीट्रिक टन का इसमें वृद्धि हो रही है। हम इस तरह से इस सरसों के उत्पादन को भी प्रोत्साहन देने की नीति पे काम कर रहे हैं। यही कारण है कि वर्तमान में अभी सरसों के भाव 5500 से लेकर के 6000 तक है। कई बार इसके रेट और गिर जाते हैं। ऐसे में हमारी माननीय मोदी जी के माध्यम से भारत सरकार की एमएसपी 6,200 रुपये प्रति क्विंटल की और इस आधार पर हमारे किसानों को उनकी एमएसपी का दाम मिलना ही चाहिए, इसलिए हम काम कर रहे हैं। इसलिए उनकी उपज के उचित मूल्य दिलाने के लिए प्रावधान और पात्रता के अनुसार भावांतर योजना के बलबूते पर हम पंजीयन करना प्रारंभ कर रहे हैं और एफएक्यू के आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को मिले, इसलिए हमने इस योजना पर काम करना प्रारंभ किया। और इसी आधार पर आगे जाकर के ये तिलहन का रकबा भी हमारे प्रदेश में बढ़े, इस पर हम काम कर रहे हैं। जब आज राज्य की औसत उत्पादकता की तरफ देखें तो हमने उसकी पात्रता अनुसार उसके भुगतान की सारी योजना बनाई। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमने सोयाबीन के समान जब इधर सरसों पे आगे बढ़ रहे हैं तो ये उसी प्रकार से एक बड़ी धनराशि देने के लिए भी हम किसान को तत्पर है, ताकि किसान की हर हालत में एमएसपी पे उसकी फसल का। लखनऊ से बड़ी खबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर एक गंभीर मरीज को समय पर अस्पताल पहुंचाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया और दरअसल एक गंभीर मरीज को संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्विज्ञान संस्था से किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय ले जाना था। इसकी सूचना अस्पताल प्रशासन द्वारा पुलिस को दी गई और जानकारी मिलते ही पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पीजीआई के केजीएमयू तक के पूरे रूट को ग्रीन कॉरिडोर में तब्दील कर दिया और सभी प्रमुख चौराहों पर पुलिस मुस्तैद रही और एम्बुलेंस को बिना किसी देरी के रास्ता पार कराया गया और हजरतगंज चौराहे पर थाना अध्यक्ष विक्रम सिंह ने
विशेष भूमिका निभाई और उनकी निगरानी में महज कुछ सेकंड में एम्बुलेंस को हजरतगंज क्षेत्र से सुरक्षित और तेजी से पार कराया गया और पुलिस की तत्परता और समन्वय से गंभीर मरीज को समय पर हॉस्पिटल में भर्ती कराने में मदद मिली। लखनऊ में रविवार को बॉलीवुड की चमक देखने को मिली जब मशहूर अभिनेता संजय दत्त राजधानी पहुंचे तो चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर उनके आगमन को लेकर समर्थकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। एयरपोर्ट पर संजय दत्त का भव्य स्वागत किया गया, वही सुरक्षा व्यवस्था भी चौक चौबंद रही और संजय दत्त विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह के साथ सरोजनी नगर में आयोजित पर्यावरण जागरूकता रोड शो में हिस्सा लेंगे और इस विशेष अभियान की शुरुआत रोड शो के जरिए की जाएगी, जिसका उद्देश्य युवाओं को पर्यावरण संरक्षण और लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जोड़ना है और कार्यक्रम के दौरान पर्यावरण संरक्षण में उल्लेखनीय योगदान देने वाले लोगों को पर्यावरण वीर पुरस्कार से भी सम्मानित किया जाएगा। और डॉक्टर राजेश्वर सिंह की पहल पर आयोजित इस जन जागरूकता कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवाओं के शामिल होने की उम्मीद है और रोड शो के माध्यम से संजय दत्त पर्यावरण संरक्षण का संदेश देंगे। और फिलहाल लखनऊ एयरपोर्ट और सरोजनी नगर क्षेत्र में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। लखनऊ से बड़ी खबर, व्यवसायिक शिक्षा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता विभाग की पहली राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता का भव्य समापन हो गया है। यह आयोजन 20 से 22 फरवरी तक केडी सिंह बाबू स्टेडियम में हुआ, जिसमें प्रदेश भर के ITI संस्थानों के 579 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। 3 दिनों तक चले इस खेल महाकुंभ में 271 महिला और 308 पुरुष खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया और 100, 200 और 400 मीटर दौड़ सहित कुल 13 खेल प्रतियोगिता आयोजित की गई। कबड्डी, वॉलीबॉल, बैडमिंटन और खो खो जैसे खेल भी शामिल रहे। समापन समारोह में प्रमुख सचिव डॉक्टर हरिओम और विशेष सचिव अभिषेक सिंह मौजूद रहे और प्रतियोगिता के शुभारंभ मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने किया था। समापन अवसर पर प्रमुख सचिव डॉक्टर हरिओम ने कहा कि खेलों में युवाओं की अनुशासन, प्रतिस्पर्धा और आत्मबल की भावना विकसित होती है। फिलहाल पहली बार आयोजित इस राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता ने युवाओं को एक बड़ा मंच दिया है। प्रदेश के कोने कोने से हर जिले की जो ITIs हैं वहाँ से बच्चे आए हैं। मैंने ये आंकड़ा इकट्ठा किया कि पिछले 4 महीने से जनपद स्तर में जो ITIs थे उसमें 12 खेलों में हमारे बच्चे प्रतिभाग कर रहे थे और ये पहली बार ऐसा आयोजन हो रहा है प्रदेश में जिसमें तकरीबन 4000 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। पहले जनपद में वो सिलेक्ट हुए, फिर मंडल स्तर पे गए और मंडल के बाद यहाँ पे तकरीबन 600 के आसपास खिलाड़ी लड़के लड़कियों के ग्रुप में मिला के 12 खेल स्पर्धाओं में आए और 3 दिवसीय आयोजन था। फ्राइडे को शुरू हुआ था, आज संडे को इसका समापन हो रहा है। ये आयोजन पहली बार किया गया और हमारी कोशिश रहेगी कि हर साल इस तरह का राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता हो जिसमें बच्चों के अंदर उत्साह आए, उनके अंदर जो है वो अनुशासन आए और इससे हमारे ITIs में जो अटेंडेंस भी बढ़ेगी, वहाँ पे खेलकूद सुविधाएं आएंगी, वहाँ पे एक नोडल खेल ऑफिसर हम तैनात कर देंगे तो एक रेगुलर फीचर हो जाएगा। तो इनके अंदर ना सिर्फ उत्साह आएगा, जीत हार की अपनी बात होगी, लेकिन पढ़ाई में भी इनकी रुचि बढ़ेगी, कैंपस आने में भी इनको ज़्यादा मन लगेगा और ये एक आयोजन बहुत अच्छा रहा। जो मैसेज था वो देख रहे हैं आप कि बच्चे कितने खुश हैं। सभी शिक्षकों ने, इंस्ट्रक्टर्स ने, हमारे अधिकारियों ने मिलकर इसको एक मेगा सक्सेसफुल इवेंट बनाया है। महिलाओं और छात्राओं के लिए क्या संदेश है? संदेश यही है कि छात्राएं जो अपने घर से निकलती हैं, गांव से निकलती हैं, वो ITIs तक आती हैं और अब वहां से लेकर लखनऊ तक आ गई हैं। राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं में सब तमाम महिलाएं जीती हैं, 2nd पोजीशन पे आई हैं, तो ये उनके लिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर भी है, एक्सपोजर भी है। लखनऊ भ्रमण भी उनको हमने कराया है और आने वाले दिनों में वो और मन लगा के अपना जो स्किल का कोर्स जो कर रही हैं वो करेंगी और खेलेंगी, कूदेंगी, फिट रहेंगी, स्वस्थ रहेंगी। लग रहा है कि उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी जो हैं अन्य राज्यों के मुकाबले भी अब कहीं ना कहीं दिखने लगे। बिल्कुल दिखेंगे, उत्तर प्रदेश में कोई कमी नहीं है, बस
और मेहनत के साथ, अनुशासन के साथ संगठित रूप से काम करने की ज़रूरत है। खेल जैसे आप समझते हैं, जैसे कोई भी स्किल है, लगातार मेहनत की मांग करता है, बहुत परिश्रम की, साधना की मांग करता है। तो हमने उनको उस रास्ते पे आगे बढ़ा दिया, अब ये उनके ऊपर है। गुवाहाटी से बड़ी खबर। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने असम के ग्रामीण इलाकों के लिए बड़ी सौगात का ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि लगभग 1800 करोड़ रुपए की लागत से 728 सड़कों और 62 पुलों को स्वीकृति दी गई है। उनका कहना है कि इस फैसले से ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बेहतर होगी और लोगों को आवागमन में बड़ी राहत मिलेगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि बेहतर सड़क और पुल निर्माण से गांव में आर्थिक गतिविधियों में भी बढ़ावा मिलेगी और विकास की रफ्तार तेज होगी। मुख्यमंत्री श्री हिमंत बिस्वा शर्मा जी के नेतृत्व में एक सुरक्षित, विकसित और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हो रहा है और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में भारत सरकार आसाम की प्रगति, विकास और जनकल्याण के लिए हर संभव कदम उठा रही है। आज ही इस कार्यक्रम में यहाँ के जो प्रपोजल्स थे 728 सड़कों के, लगभग 1800 करोड़ रुपए से ज्यादा की सड़कें आज और 62 पुल आज असम के ग्रामीण भाइयों और बहनों के लिए स्वीकृत किए हैं, जिसका लाभ कई छोटे छोटे गांवों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क बनाकर कनेक्टिविटी के लिए मिलेगा और सड़कें समृद्धि की वाहिनी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा था कि मनरेगा जो अब विकसित भारत जी राम जी के रूप में अगले वित्तीय वर्ष से लागू होगी, मजदूरों को काम के लिए कुछ और मैंडेज की जरूरत थी। अभी जो मैंडेज थे उनमें हमने 300 लाख मैंडेज, 3 करोड़ मैंडेज और जोड़े हैं। लगभग 1100 करोड़ रुपया इसमें लगेगा। तो ये भी आसाम के मजदूर भाइयों और बहनों को लगातार काम मिले, इसके लिए दिया जाएगा। हमने पावर टिलर के लिए यहाँ डिमांड आई थी कि काफी कृषि के क्षेत्र में पावर टिलर की आवश्यकता है। 40.5 करोड़ रुपया अतिरिक्त रूप से आरकेवीवाई और कृषि उन्नति के अलावा, क्योंकि 650 करोड़ रुपए के आसपास पहले आसाम को दिए थे, तो ये राशि और जोड़ने का काम किया है। दलहन मिशन के लिए भी 42 करोड़ रुपए यहाँ जारी किए गए हैं। अलग अलग सरसों की खरीद के लिए मैं बधाई देता हूं मुख्यमंत्री जी को। किसानों को 500 रुपया पर क्विंटल एमएसपी के अतिरिक्त दिया जाता है, लेकिन खरीदी के लिए आसाम ने कहा था कि इसको पीएसएस में भारत सरकार खरीदे, तो उसकी स्वीकृति भी मिली है। प्रगति और विकास के हर कदम के साथ भारत सरकार खड़ी है। मैं मुख्यमंत्री जी को इसलिए भी धन्यवाद देता हूं कि 14 किलोमीटर रोज सड़कें आज आसाम में बन रही है और आसाम देश में नंबर 1 है। ग्रामीण विकास की अन्य योजनाओं में विशेषकर महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से सेल्फ हेल्प ग्रुप जो काम कर रहे हैं, उसमें भी आसाम शीर्ष स्थान पर है। तो मैं अच्छे कामों के लिए बहुत बधाई देता हूं और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार सदैव असम के साथ खड़ी है। लखनऊ नगर निगम ने वर्ष 2026-27 का मूल बजट पेश कर दिया है। रविवार को नगर निगम मुख्यालय में कार्यकारिणी समिति के समक्ष बजट प्रस्तुत किया गया, जिसमें समिति के सदस्य नगर आयुक्त गौरव कुमार, अपर नगर आयुक्त और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में बजट पर विस्तार से चर्चा की गई। यह बजट शहर के समग्र विकास, आधारभूत सुविधाओं के दृष्टिकोण और नागरिकों को बेहतर सेवाएं देने के दृश्य से तैयार किया गया है। वर्ष 2026-27 के लिए नगर निगम की कुल अनुमानित आय 3,29,335 लाख रुपए यानी करीब 3,293 करोड़ रुपए की प्रस्तावित की गई है, जबकि कुल व्यय 3,29,293.5
25 लाख रुपए रखा गया है। बजट में खास तौर पर लखनऊ की जलभराव समस्या को देखते हुए नालों की सफाई के लिए 15 करोड़ रुपए की प्रावधान किया गया है। वहीं सड़कों की मरम्मत और नई सड़कों के निर्माण के लिए 271 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं, जिससे शहर को गड्ढा मुक्त बनाने और यातायात को सुगम बनाने के लक्ष्य है। और श्रीमती सुषमा खरगवाल ने कहा है कि नगर निगम में बेहतर सफाई व्यवस्था, मजबूत आधारभूत ढांचे और राजस्व वृद्धि को ध्यान में रखते हुए यह बजट तैयार किया गया है। उन्होंने यह भी जानकारी दी है कि अगला बजट नए कार्यालय भवन में प्रस्तुत किया जाएगा। राहत की बात यह है कि इस बार बजट में किसी नए कर को लागू करने या पुराने करों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव नहीं है। अगले साल उम्मीद पूरी है। जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव में होगी तब तक आप लोग बढ़ा देंगे? हाँ 100%। चुनाव से पहले हम उम्मीद करते हैं कि तैयार हो जाए। हाँ उम्मीद है मार्च अप्रैल तक हर हाल में हमारा नया भवन बन जाए। सफाई कर्मियों का वेतन जो है वो होली से पहले मिल जाएगा? मिलता है। आप ये बताइए, 2-4-6 दिन बता है होली जिस डेट पे होगी उससे पहले उनको वेतन मिलेगा। और आप उठा के 3 साल से देख लीजिए, कभी भी आप ये बताइए, फर्स्ट में एक हड़ताल हुई थी जिसका हमने तुरंत रिजल्ट कर दिया था। इको ग्रीन ने हड़ताल करी थी, तुरंत उसी दिन डिसीजन 7-8 लोगों ने मिलकर डिसीजन लिया था इको ग्रीन को हटाने के लिए। मैं नगर आयुक्त, 2-3 अपर और 3-4 पार्षद, और उसके बाद अभी तक कई हड़ताल नहीं हुई। और एक भी कर्मचारी को आप पूछिए, समय से पहले 7 तारीख से पहले सभी कर्मचारियों को वेतन दिया गया। मैंने आते ही 288 कर्मचारियों को वेतन मिलता था, जिसको 388 आते ही कर दिया था मैंने। ऐसा नहीं है, जितना भी हमसे हो सके हम इनको वेलफेयर देंगे, जितना हो सके अपने कर्मचारियों को उतनी सुविधा दें। अब तो 5 तक हो गया, लेकिन इस 6 महीने के अंदर अंदर हम जहाँ हम जमीन छुड़वाएंगे वहाँ हम कुछ नहीं करेंगे। शमशान घाटों पे भी हमने ठीक ठाक बजट लिया है, 6 करोड़ का लिया है। 6 करोड़ का 6 करोड़ का लिया है, जिसमें जहाँ भी सरकारी खाते में शमशान घाट लिखा है जमीन में, वहाँ पर हम 4 दीवारी करके पे जो एक उसको एक जहाँ पे अंतिम संस्कार होता है वो बनाया जाएगा। जहाँ पे बाल कटना, नहाना धोना वो बनाया जाएगा। इसके लिए हमने रखा है। हम मॉडल वेंडिंग जोन बना रहे हैं, अभी हमारा एक बना है और मुझे लगता है कि इस साल मई जून तक हमारे 7-8 और बन जाएंगे, जिसमें जो अस्त व्यस्त है, जगह जगह ठेले लगे, ये सब व्यवस्थित हो जाएंगे। जोन 5 में हमने एक विद्यालय बना रहे हैं, क्योंकि हमारे आना उफड़ में जो कर्मचारी है वहाँ बहुत सारे परिवार रहता है, 100 के आसपास परिवार रहता है। उनके बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए परेशानी होती है। माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि सभी तक शिक्षा पहुंचे, तो हमने वहाँ पे एक स्कूल खोला है। काम अब उस पर शुरू हो जाएगा अप्रैल से। जो हमें मान्यता मिलेगी, अगर 5वीं तक की मान्यता मिलेगी तो 5वीं तक की बिल्डिंग बनाएंगे। अगर हाई स्कूल इंटर की मान्यता मिलेगी, जो मान्यता हमको मिलेगी हम उस पर युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। और 110 वार्डों में हमने 40 आंगनवाड़ी बनाने हैं। उसके बारे में बजट बताइए। उसमें जो है 5 करोड़ की धनराशि भी रखी गई है और उसमें सभी 40 आंगनवाड़ी केंद्रों का नवनिर्माण अगले महीने से स्टार्ट हो जाएगा। और अनलीगल सर्विस सेंटर जो जगह जगह सड़कों पे ही कारों की धुलाई सर्विस सेंटर हुई, इन पे सख्त कार्रवाई होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों से जुड़े रहिए होमबिल टीवी भारत के साथ।